हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फुल टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं एमजीआई सीएस के माध्यम से। एक बात छोटी सी आप लोगों को फिर से याद दिला दें कि आज का जो हमारा फुल टेस्ट होने वाला है वो आपके 20 नंबर का टेस्ट होगा। इससे पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं, एमजीआईएस की भी, आपकी आकार की भी है ना, एसएमजे की भी, और एग्जाम पीडिया, करंट अफेयर्स, परीक्षा धाम कंटेस्ट, पूरी किताब की वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों ने जाके चैनल पे देख लीजिएगा। साथ में एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर जाके मल्टीपल टेस्ट सीरीज जितनी भी लगा रहे हैं इन सभी की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके प्रिंट भी जो है निकलवा सकते हो। बाकी और भी कोर्सेज चल रहे हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में आज के पहले क्वेश्चन की बात किया है कि जयानक जो है, जयानक निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जयानक किस राजा के दरबारी कवि थे बात की जा रही है। आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जयानक जो है दरबारी कवि थे, और जिनके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज विजय को लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। ऐसा ग्रंथ कहने वाला महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है, याद रखिएगा। प्रारंभ में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था, तब इसमें 8800 श्लोक थे, याद रखेगा। मूल रूप से जय संहिता के नाम से जाना जाता था, उसमें 8800 श्लोक थे, और जब इसे महाभारत कहा जाने लगा तब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। कितना हो गए? 1 लाख श्लोक जो है हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इसमें प्रमुख था लौकिक सभ्यता थी। कैसी थी? लौकिक सभ्यता। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन, आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आता है, एक तरफ वेद है दूसरी तरफ उपवेद है। किस उपवेद से जाना जाता है? अगर बात की जाए ऋग्वेद को आयुर्वेद उपवेद है। सामवेद की बात किया तो सामवेद का कौन सा हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। अथर्ववेद की बात किया तो अथर्ववेद शिल्प वेद हो जाएगा, और यजुर्वेद की बात किया तो धनुर्वेद हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वैसे तो ऑप्शन इसका डी सही है, लेकिन बाकी जो मिला दिए उन्हीं को आप याद कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में छता नामक रत्नी का संबंध किससे था? भाई, छता नामक रत्नी के संबंध की बात की जा रही, किससे था? आप कहेंगे राजप्रसाद के रक्षक से था। किस ग्रंथ में वर्णित है कि पुत्री की समस्त दुखों का स्रोत है किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है? ऐसा कौन सा ग्रंथ में लिखा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है किंतु जो पुत्र होता है परिवार का रक्षक है? और ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वर्णन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्याय बिंदु किस बौद्ध विद्वान के रचित ग्रंथ है? भाई, न्याय बिंदु किस बौद्ध विद्वान के रचित ग्रंथ है? आप कहेंगे धर्म कीर्ति के रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है, मुगल बादशाह अकबर के काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर कौन सा है? भाई, मुगल बादशाह अकबर के काल से संबंधित क्वेश्चनों की बात की जा रही है, कि सही ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा है? तो बात की जाए जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के मध्य में लड़ी गई थी, क्या ये सही है? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी? दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर एवं हेमू के मध्य में, तो पहला गलत हो गया। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी, जिसका प्रधान पुरोहित अकबर था। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे भाई ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। तो भाई, निजामुद्दीन औलिया की बात की जा रही है। अकबर के क्या समकालीन थे? तो आप कहेंगे अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। कौन थे? कौन से संत थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती थे, ना कि आपके निजामुद्दीन औलिया थे। तो तीसरा वाला भी गलत है। और खान देश के शासन अली खान ने 1551 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली थी। करेक्ट। तो दूसरा और चौथा सही है, बी वाले पे कहेंगे करेक्ट है, जबकि पहला और तीसरा और ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय इंडियन हाईकोर्ट की एक्ट पारित किया गया था? ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके समय में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था? आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। अब कब किया गया था? तो 1856 से लेके 1862 के इनका टाइम पीरियड था, और यह 1861 में भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत जो है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट को पारित किया गया था। एक तरफ संस्थाएं हैं और एक तरफ स्थापना वर्ष है। कौन सी संस्था की स्थापना किस वर्ष नहीं हुई है, सम्मिलित नहीं है, इसकी बात की जा रही है। जैसे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1829 में की गई थी, करेक्ट है।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1869 में नहीं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। बी ऑप्शन गलत था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में करेक्ट है। हिंदू सभा की स्थापना 1915 में सही है। तो जो गलत था वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा रचित पुस्तक है? भाई ए नेशन इन मेकिंग की बात की जा रही किसके द्वारा? आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा रचित पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग। सांची के महास्तूप से संबंधित कौन सा सही नहीं है? मतलब गलत एक ऑप्शन कौन सा है? इसका निर्माण अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था, करेक्ट है। गौतम बुद्ध की यहाँ पर अस्थियां रखी गई हैं, क्या ये सही है? भाई गलत है, क्योंकि सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में इसका निर्माण तो सांची में करवाया, ये तो बात ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर महामोदगलायन और सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं, ना कि गौतम बुद्ध की। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। यह स्तूप 120 फीट व्यास का है और ऊंचाई 54 फीट है, करेक्ट है। इसे त्रिवेदी नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल भाई ठीक बात है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत है, गौतम बुद्ध की नहीं, जबकि स्थिर महामोदगलायन और सारिपुत्र की अस्थियों को रखा गया है। वाकाटक वंश का शासन क्षेत्र कौन सा रहा है? तो इन सभी में वाकाटक वंश के शासन क्षेत्र की बात की है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वाकाटक वंश का शासन क्षेत्र रहा है। विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे, याद रखना है। प्रसिद्ध साहित्य रचना प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध साहित्य रचना प्रबोध चंद्रोदय के लेखक की बात की जा रही है। आप कहेंगे कृष्ण मित्र है। होलकर वंश निम्नलिखित में से किस शासक ने इंदौर रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया था? तो आप कहेंगे यहाँ पर यशवंतराव होलकर द्वितीय के समय में इंदौर रियासत को भारतीय संघ में आपका 16 जून 1948 को औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा नरसिंहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया? भाई ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा नरसिंहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला गया? आप कहेंगे गजाधर तिवारी। गजाधर तिवारी के द्वारा संभाला गया था। बाफेल का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? भाई बाफेल के मेले की बात की जाए तो आप कहेंगे बाफेल का मेला सागर जिले में लगता है। सागर से लगभग 15-16 किलोमीटर है भापेल, जहां पर जो है आपका, अच्छा बापेल भी लिखा होता है, भापेल भी लिखा होता है ना, दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भापेल का मेला सागर से केवल 15-16 किलोमीटर पर ये जो है लगता है। कौन सी रचना पद्माकार के द्वारा रचित नहीं है? एक ऐसी रचना है जो पद्माकार ने नहीं लिखी है। जैसे बात की है जगद विनोद लिखी है, रस राम रसायन भी लिखी है, कली पचीसी भी लिखी है। तत्व प्रकाश की बात की है, तत्व प्रकाश इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। परमार राजाओं द्वारा निर्मित हिंगलाज का दुर्ग जो है, हिंगलाजगढ़ का जो किला है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ का जो किला है वो मंदसौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? तो मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिभा प्रदर्शित की गई है? आप कहेंगे गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में प्रदर्शित जो है की गई है। कारण और यहाँ पर कथन है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात की जाए, कारण अभिकथन कहता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से पूर्व हुआ है और यह लद्दाख और जम्मू में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो कारण कहता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिन है, जो कि विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। अरे भाई ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई गार्डविन आस्टिन की, जैसे केटू भी कहते हैं ना, याद होगा, आ गया होगा, 8611 मीटर है। तो भाई कारण तो गलत लिखा है, केवल ऑप्शन सी वाला रहेगा, ए सही है, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ पर्यटन स्थल है और एक तरफ राज्य है, कौन सा पर्यटन स्थल किस राज्य में है? जैसे कुल्लू की बात किया तो हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल की बात किया तो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग की बात की जाए तो आपकी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और युमतांग घाटी की बात किया तो सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग दार्जिलिंग को सिक्किम में टिक लगा देते हैं, भाई गलत हो जाता है, पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट के बारे में सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पूर्वी घाट के बारे में कौन सा है? इसका विस्तार पूर्वी घाट मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है आपका पूर्वी घाट वाला, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नल्लामाला, वेलिकोंडा, नगारी सेवराय और सिरुमलाई पहाड़ियां पाई जाती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिमी घाट की तुलना में यह अपर्दन अधिक हुआ है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो पूर्वी घाट से बंगाली खाड़ी में विसर्जित कर होती है, बिल्कुल ठीक है। यह कि नवीन बलित और मोरदार पर्वत, अरे भाई ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसको जाना जाता है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम बताइए 2025-26 के सर्वेक्षण के अनुसार। तो भाई तांबा के उत्पादन में है ना, तांबा के उत्पादन में, कॉपर के उत्पादन में कहा जा रहा है कि अवरोही क्रम मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फिर सबसे कम कहाँ होता है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन कहेंगे आप सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होगा, फिर इसके बाद आपका राजस्थान में, फिर आपका झारखंड में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश में बात की जाए लगभग लगभग 60% से आसपास होता है, जबकि राजस्थान में 39% और आपके झारखंड में 1% पाया जाता है। सिंधु नदी निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई सिंधु नदी के बारे में पूछ रहा है, यह तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, बिल्कुल ठीक बात है। यह भारत में 809 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अरे भाई, भारत में 809 किलोमीटर प्रवाहित नहीं होती है, भारत में 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी? 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो दूसरा गलत हो गया। इसका प्रवाह पीर बंजार और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में है। इसका प्रवाह कहाँ है? पीर पंजाल और लद्दाख। अब सच सच बताओ, पीर पंजाल लद्दाख यहाँ कहाँ से आ जाएगा जब अरुणाचल? तो भाई ये भी आपका ऑप्शन गलत है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो लद्दाख श्रेणी में गहरे गार्जों का निर्माण करती है। ऑप्शन ये भी करेक्ट है, केवल पहला और चौथा सही है, जबकि ऑप्शन यहाँ पर दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी वार्षिक वर्षा, क्या सॉरी कितनी वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल की कमी स्थिति माना जाएगा। मतलब कि अगर वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता अगर कम हो जाती है और किस लेवल तक कम हो जाती है तब जल की कमी माना जाएगा। आप कहेंगे 1700 घन मीटर से कम अगर हो जाती है तब वह जल की कमी के रूप में जाना जाएगा। वर्तमान में भारत में अगर बात की जाए, भारत में वर्तमान में 2025 के अनुसार के डेटा की बात की जा रही है कि प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता कितनी है, क्या रखेगा? 1340 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। मतलब कि क्या है? प्रॉपर तरीके से भारत में कमी है। क्या है? कमी है, याद रखेगा, है ना। और थोड़ा सा और कम हुआ, अत्यधिक कमी की स्थिति जो है बन जाएगी भारत में, क्योंकि 1700 घन मीटर से वैसी कमी स्थिति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सत्य कथन का पहचानिए, कौन सा सही है। जैसे बात किया है देश का जनघनत्व तो 336, देश का जनघनत्व की बात की जा रही है 382 है, ना कि 336 है। देश के में महिला की साक्षरता दर की बात किया है 65 नहीं है, आप कहेंगे 64.6% है। 10 की वृद्धि दर की बात किया 17.1% नहीं है, 17.7% है। और यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। बिल्कुल बात ठीक है, केवल डी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन जो है आपके आंकड़े गलत थे। नेक्स्ट आता है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चिरमिरी एवं झिलमिली खदानें किस राज्य में है। भाई चिरमिरी और झिलमिली खदानों की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र जो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है। भाई लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र जो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा बुलबुल चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित है। एक मिनट। बुलबुल चक्रवात से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, तो आप कहेंगे बुलबुल चक्रवात से पश्चिम बंगाल उड़ीसा। तो सीधी सी बात कही जाए, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य जो है प्रभावित रहा था। बहुत सारे आपके चक्रवात आते हैं, चक्रवातों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे फोटो को, उससे जितने भी चक्रवात आए हैं 2025 और 26 में उनको याद कर लेना। निम्नलिखित में से मक्का फसल के लिए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य, गलत ऑप्शन मक्का फसल के लिए कौन सा है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, करेक्ट है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा इसको लाया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक अर्ध शुष्क फसल है, बिल्कुल एक बात ठीक है। इसमें हीरा, रोजा, जया, रतन इत्यादि इसकी किस्में है, भाई ये गलत है। इसमें पूसा, विवेक, ये सभी इसकी फसलें हैं, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन गलत है, जबकि ए, बी, सी ऑप्शन सही है। मानसून वर्षा की बात की जा रही है, और यहाँ पर बात की जा रही है किस राज्य में मानसून वर्षा किस नाम से जानी जाती है। चलिए जैसे बात की जाए चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक राज्य में, काल बैसाखी की बात की जाए पश्चिम बंगाल में, बोडो चिल्ला की बात की जाए असम राज्य में, और मैंगो शावर की बात किया दक्षिण भारत में। ऑप्शन जो है आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंग अनुपात कितना है। भाई बालाघाट जिले का सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, कितना है, आप कहेंगे बालाघाट जिले का 1021। मतलब कि 1000 कौन है, मेल है बालाघाट में, और फीमेल 1021 है, मतलब कि फीमेल की संख्या वहां पर ज्यादा है। मुडबाड़ा एवं झुकेरी क्षेत्र प्रसिद्ध है। मुडबाड़ा एवं झुकेरी क्षेत्र जो है आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, रखेगा। सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाई सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, बात की जा रही है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है,
उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गलत हो गया। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। राजघाट परियोजना की बात की जाए तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ये भी परियोजना है। ये भी ऑप्शन गलत है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। बिल्कुल बात ठीक है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात। और बाण सागर परियोजना की बात की जाए तो आपकी बाण सागर परियोजना आपकी किसकी है? गुजरात की नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की 3 राज्यों की यह परियोजना है। तो ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है, जबकि सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राचीनतम आद्य महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं? प्राचीनतम आद्य महाकल्प की चट्टानें बुंदेलखंड पठार में आपको देखने को मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से किस स्थान को सफेद बाघों का प्रथम प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? सफेद बाघों को बात की जा रही है गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कहां पर है? गोविंदगढ़ रीवा में है और इसमें सभी संतानें मोहन की मानी जाती है, याद रखिएगा। तो सफेद बाघों के प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो गोविंदगढ़ में स्थित है। रीवा सोलर पार्क निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? रीवा सोलर पार्क के बारे में ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की गुड़ तहसील में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 730 मेगावाट नहीं है, 750 मेगावाट है। तो आप कहेंगे दूसरा गलत है। मध्य प्रदेश के विकास निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम की संयुक्त परियोजना है। सही है। इस परियोजना से उत्पादित 24% विद्युत दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। करेक्ट है। तो 1, 2, 1, 3, 4 सही है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन दूसरा वाला गलत था। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कोयला क्षेत्र शामिल नहीं है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? गुरु मुंडा कोयला क्षेत्र शामिल है, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र शामिल है, कानन घाटी कोयला क्षेत्र शामिल है। जबकि जोहिला कोयला क्षेत्र की बात की है सतपुड़ा के अंतर्गत यह नहीं आता है ना, सतपुड़ा के अंतर्गत आपका नहीं आता है, याद रखिएगा। थानवर बांध मंडला जिले की निम्नलिखित में से कौन सी तहसील स्थित है? थानवर बांध मंडला जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? आप कहेंगे नैनपुर तहसील में स्थित है। भाई ऐसे क्वेश्चन ही बन सकते हैं। थानवर नदी पर ही बना हुआ है और याद रखिएगा बैनगंगा की सहायक नदी है, मंडला जिले की नैनपुर तहसील के पास स्थित है। यह बांध इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तहसील से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ सहायक नदी है। तो बात की जाए जैसे चंबल की बात किया सहायक नदी सीप है, नर्मदा की बात किया तो बारना है, गोदावरी की बात की जाए तो वर्धा है और बेतवा की बात की जाए तो धसान है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 24वें संविधान संशोधन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 24वें संविधान संशोधन के बारे में, इसके तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण किया गया था। बिल्कुल ठीक है। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, सी वाले पे टिक करेंगे। 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। संविधान का क्या कह रहा है? पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक, किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद एवं 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके पारित किया था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोनों क्वेश्चन सही है, लेकिन स्पष्ट व्याख्यीकरण नहीं कर रहा है। हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु इसका व्याख्यीकरण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। माउंटबेटन योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? चलिए बात कर लेते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी। करेक्ट है। भारत विभाजन योजना के नाम से भी जानी जाती है। करेक्ट है। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और इसकी सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 कर दी गई। करेक्ट है। संविधान सभा ने 17 नवंबर 1947 को पहली बार डोमिनियन विधानमंडल के रूप में बैठक की। करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके माउंटबेटन योजना के बारे में सही है। अनुच्छेद 32 में वर्णित रेट बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? इसका अर्थ होता है सह शरीर प्राप्त करना। बिल्कुल ठीक है। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए न्यायपालिका रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जारी करती है। करेक्ट है। केवल सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की नहीं, सार्वजनिक हो या आप कहेंगे प्राइवेट या सरकारी सभी के लिए होती है। तो तीसरा गलत है। उच्च न्यायालय के द्वारा 226 के तहत यह जारी की जाती है। करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट 226 के तहत यह जारी करती है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 51 का के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? बात की जा रही है मूल कर्तव्य नहीं है। तो बात की जाए संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये तो शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास ना करना। अरे भाई ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना, नहीं करने की यहाँ पर बात की गई है, जबकि करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों का उन्नति का प्रयास करना शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना और हिंसा न करना भी शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। मंत्रिपरिषद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है।
मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात की जाए मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 74 में है, करेक्ट है। राष्ट्रपति अपने सभी कर्तव्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, ये भी ठीक है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 75 के क्लोज 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा भी, चौथा भी गलत है, केवल पहला और दूसरा ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दी? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा जो है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा दी गई थी। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आप कहेंगे वयस्क मताधिकार का प्रावधान आर्टिकल 326 के अनुसार जो है माना जाता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? लोकसभा में बात की जा रही है 47 सीटें। कितना? 47 सीटें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित की गई है। और अगर बात की जाती है कि एससी के लिए कितनी है, तो एससी के लिए कहेंगे आप 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल कौन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? राम प्रकाश गुप्ता है, याद रखिएगा। कौन है? राम प्रकाश गुप्ता है। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के द्वारा लिविंग इन एरा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? लिविंग इन एरा नाम से बात की जा रही है, किस मुख्यमंत्री ने लिखी है? आप कहेंगे भाई द्वारका प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल कहेंगे आप जो है आर्टिकल 224 के तहत, आर्टिकल 224 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में की जा सकती है। भारतीय निर्वाचन आयोग गठन के समय एक सदस्य था, यह किस वर्ष में अध्यक्ष सहित 3 सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य कर रहा है? आप कहेंगे 1993 से कार्य कर रहा है, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 इसमें सदस्य जो है होते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई छंगन भाई पटेल किस तिथि से पदभार संभाला था इन्होंने? तो आप तिथि की बात की जाए तो 8 जुलाई 2021 से ये पदभार संभाला हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की है राज्यपाल के तौर पर जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री उद्यम कृषि योजना 2018 या 19 में जो है प्रारंभ जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड प्लांट कहां पर स्थित है? भाई मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड प्लांट की बात की जा रही है, आप कहेंगे मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में जो है लगा हुआ है, जापान के सहयोग से इसको लगाया गया था। मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम है? तो मध्य प्रदेश में बात की जाए तो आपके 7 औद्योगिक विकास निगम है। 7 की अगर बात की जाए तो आपका इंदौर में है, फिर आपका कहां पर है? भोपाल में है। भोपाल के बाद आपका ग्वालियर में है, याद रखिएगा। ग्वालियर के बाद जबलपुर में है। जबलपुर के बाद बात की जाए तो याद कर लेना भाई, इंपोर्टेंट है, उज्जैन में है। उज्जैन के बाद आपका रीवा में है और रीवा के बाद आपका सागर में। ये 7 जगह आपकी औद्योगिक केंद्र विकास निगम है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन कब किया गया था? एमएसएमई विभाग के गठन की बात की जा रही है, कब किया गया है? आप कहेंगे 5 अप्रैल 2016 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरसीईपी का तात्पर्य क्या है? भाई आरसीईपी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो सीधी सी बात की जा रही है, आरसीपी से तात्पर्य जो है पहले तो आसियान से संबंधित है, दूसरी बार इसका फुल फॉर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आरसीईपी का मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 24-25 में राजकोषीय घाटा जो है कितना रहने का अनुमान बताया जा रहा है? तो आप कहेंगे 4.11% जो है रहने का अनुमान यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता में मध्य प्रदेश 23-24 में कितने स्कोर के मूल्यांकन के पास है? तो आप कहेंगे 48 स्कोर के मूल्यांकन के पास यह बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मध्य प्रदेश के शरावती गेहूं को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था? भाई मध्य प्रदेश के शरावती गेहूं को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? आप कहेंगे 2022-23 में संकेतक प्रदान जो है किया गया था। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र शामिल जो है नहीं है? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग शामिल है, शिक्षा और आवास शामिल है, निर्यातक शामिल है, बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना इसमें शामिल नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा गलत है? डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे? तरंग दैर्घ्य से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कौन सा है? तो चलिए बात करेंगे। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है, क्या आप ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता? कम कर सकते हैं।
तो या बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि कम जो है कर सकते हैं। इसके बाद टाइफाइन, टाइफन जो है एक कंप्यूटर विषाणु है, करेक्ट है। इसके बाद आ रहा है ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। भारत के गगनयान मिशन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो गगनयान मिशन के बारे में, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान मिशन है, बिल्कुल ठीक बात है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। अरे भाई, ये 7 दिनों के लिए नहीं भेज रहा है, बल्कि यह मिशन एक दिन के लिए है, मतलब कि कुछ स्रोतों के अनुसार 3 दिन भी कहा जा रहा है। तो ऑप्शन 7 दिन का वाला तो गलत है। इस मिशन के लिए GSLV M के थर्ड रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, करेक्ट है। क्रू मॉड्यूल में 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर कक्षा में भेजने की योजना है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन के बारे में बात की जा रही है। तो इस मिशन का जो लक्ष्य वर्ष है 2047 तक भारत से सिकल सेल रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में विचार करना है, विचार कर लेते हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य देश के स्वास्थ्य सेवा का डिजिटली रूप से एकीकृत इंटीग्रेटेड करना है, ये भी करेक्ट है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आता है वायु प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के मामले में पारा जो है मिनामाता रोग संबंधित है, सही है। कैडमियम इटाइटाई रोग से संबंधित है, सही है। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम संबंधित है, सही है। सीसा की बात किया ब्लैक फुट रोग से संबंधित नहीं है, सीसा ब्लैक फुट रोग संबंधित नहीं है, जबकि यह आर्सेनिक से संबंधित है। किससे है, आर्सेनिक से संबंधित होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरित बहुशक्ति स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन ठीक है, देख लेते हैं। इन कोशिकाओं को मानव के भ्रूण में प्राप्त किया जा सकता है। अरे मानव के भ्रूण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से पुनः प्रोग्राम करने के लिए बनाई जाती है, तो गलत है। ये कोशिकाएं शरीर के किसी भी प्रकार के उत्तक से विकसित हो सकती है, करेक्ट है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा 30x30 लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई 30x30 लक्ष्य का उद्देश्य है 2030 तक भूमि की कम से कम 30% भूमि महासागरों का संरक्षण करना। ये आपका जो है इन्होंने लक्ष्य जो है रखा गया है 30x30। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जो एक्ट है आपका 2005 वाला, उसके बारे में कौन सा सही है। प्राकृतिक आपदाओं के समन्वय के लिए गृह मंत्रालय जो होता है वो नोडल मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG की निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आप कहेंगे नीति आयोग कार्य करता है। कौन करता है, नीति आयोग SDG के लक्ष्यों के लिए कार्य करता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि IMEC परियोजना में मुख्य तौर पर कौन से देश शामिल है। तो आप कहेंगे इनमें से भारत शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात UAE शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, जबकि इसमें रूस शामिल नहीं है, केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, रूस इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा घोषित वॉइस डीप फेक तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा खतरों का संकेत है। तो आप कहेंगे वॉइस डीप फेक तकनीक के संबंध में कौन से खतरों का संकेत है। आप कहेंगे यहाँ पर वित्तीय धोखाधड़ी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक शांति का जो है आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरा देखने को मिल रहा है। भारतीय नौसेना की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भाई भारतीय नौसेना की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में बात की जा रही है, प्रेरणा देवस्थली को नियुक्त जो है किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023-24 के अनुसार किस राज्य में गरीबी में सबसे अधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा गरीबी में जो तीव्र गिरावट है वो उत्तर प्रदेश में दर्ज जो है की गई है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। लगभग बताया जा रहा है 5,94,00,000 लोगों को यहाँ से बाहर जो है निकाला गया है। 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है कैसे मिला है, आपका ऑप्शन रहेगा सरदार ऊधम को दिया गया। किसको, सरदार ऊधम को दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश को वैश्विक नवाचार सहयोग के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना जो बनाई जा रही है वह कौन सी नीति के तहत बनाई गई है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 के तहत जो है बनाई जा रही है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई है। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में
भारत में स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो कल्पना है वो दीक्षा नाम से की गई है, याद रखिएगा। किस नाम से? दीक्षा नाम से की गई है। 2025 के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं। भाई रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति इसमें संबंधित नहीं है। सुसुम कीतागावा को मिला है, ओमन ए एम यादी को मिला है, रिचर्ड रॉबसन को मिला है, जबकि फ्रेड रॉम्स डेल इसमें संबंधित जो है आपके नहीं है। इसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से बात की जा रही है, किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे रूबल नेगी को दिया गया है, रूबल नेगी को चुना गया है। नेक्स्ट आता है विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब आपके ईगा स्वास्तिका टेक के द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब से की गई थी? तो मध्य प्रदेश में 11 जुलाई 2006 को मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। वेबसाइट हिंदी HINDEME हिंदी me.com में टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? तो भाई वेबसाइट हिंदी me.com में टॉप लेवल डोमेन की बात की जा रही कौन सा है? तो सीधी सी बात आप की जाए तो डोमेन कौन सा होता है? .com ही होता है ना, जो डॉट बार लगा होता है वो डोमेन होता है। EXE का पूर्ण नाम क्या है? EXE का फुल फॉर्म क्या है, इसकी बात की जा रही है? तो आप कहेंगे यहाँ पर बात की जा रही है एग्जीक्यूटेबल, है ना, एग्जीक्यूटेबल जो है EXE का पूर्ण नाम है। क्या है? एग्जीक्यूटेबल, क्या रखेगा। भारत की ऑनलाइन पेमेंट सेवा भीम ऐप NPCI द्वारा कब शुरुआत की गई थी? भारत की पेमेंट सेवा है भीम ऐप और NPCI के द्वारा प्रारंभ कब की गई है? 30 दिसंबर 2016 को इसका प्रारंभ जो है किया गया था, है ना। 30 दिसंबर 16 को इसका प्रारंभ किया गया है। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? देश की पहली है रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला है और मध्य प्रदेश की है उज्जैन जिले में बनाई गई है। वह कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के बदले पैसे की मांग करता है, और इसे क्या कहलाते हैं? इसे हम रैंसमवेयर के रूप में जानते हैं। किसे? रैंसमवेयर के रूप में जो है जानते हैं। नेक्स्ट आता है का उद्देश्य। किसका उद्देश्य है डाइवर्जन को कम करना, डुप्लीकेट या फर्जी LPG कनेक्शन को हटाना? किस चीज का उद्देश्य है? आप कहेंगे पहल, DBTL पहल का उद्देश्य है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का उद्देश्य। कास्केडिंग स्टाइल सीटों का HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप कहें वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में पूर्णतः संघ नियंत्रण को यह दर्शाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 339 दर्शाता है। इस वर्ष मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची शामिल कीर मीना पारधी जनजाति को वालोपत जो है कर दिया गया है। मतलब कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में आपकी कीर मीना पारधी को अनुसूचित जनजातियों की सूची से भारत सरकार ने बाहर कर दिया है। आप कहेंगे जनवरी 2003 में बाहर कर दिया था, याद रखिए जनवरी 2003 में बाहर कर दिया है। कौन सी उपजाति गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है? एक ऐसी जनजाति है जो गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है। आप कहेंगे अगरिया है, आपकी तोलाहस है और कोयला भूतेस है। जबकि बिंजबार बात किया है तो गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है ना। आपकी बिंजबार बात किया है तो बेंगा की है, उपजाति है। नेक्स्ट आता है जिरोती डोबेबली पाला किस जनजाति के पर्व है? भाई जिरोती डोबेबली पाला की बात की जा रही है। आप कहेंगे कोरकू जनजाति के क्या है? पर्व है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति का विकरण गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे गठन जो है 1996 में किया गया था। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदान कार्यक्रम को संशोधित करके शुरू किया गया है, सही है। इस कार्यक्रम में बैगा सहरिया भारिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाया गया, करेक्ट है। उक्त जनजाति वर्ग के परिवार को 4 पशु उपलब्ध करवाए जाएंगे, 4 नहीं बल्कि 2 पशु उपलब्ध करवाने की बात की गई है। तीसरा गलत है। इसके तहत पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज की सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो A, B, D सही थे, जबकि ऑप्शन जो है C वाला गलत थे। बरायन नामक भित्ति क्षेत्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बरायन नामक जो भित्ति क्षेत्र है वह बघेलखंड क्षेत्र से प्रचलित है। तो आज हमने आपकी MGI-CS की 20 टेस्ट सीरीज को लगा लिया इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने 20 के 20 देख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग अच्छे से कवर कर पा रहे हो। छोटा सा अपडेट है कि UPSC नट नाम से हमारा ऐप आ चुका है। इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी सर्च जो है कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज मिल जाती है लगाने के लिए।
साथ में बड़ी बड़ी कोचिंग की टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाती है, जिसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। सेकेंड बात, यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज भी चलते रहते हैं आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कोर्सेज को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे करंट अफेयर्स कोर्स चलते हैं, स्टैटिक जी के कोर्स चलते हैं, आप इसको जरूर देख सकते हो। बाकी कोई भी आपको ऐप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपके माइंड में कोई चल रहा है कुछ, तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर फोन लगा सकते हो 7985977368। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है हो जाएगा। ठीक है, 7985977368 पर कॉल करेंगे, आप बात करके जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। पेपर आप लोगों का बढ़िया जाए, अच्छे से देना है, वहां टेंशन नहीं लेना है, माइंड को चिल रखना है। बाकी कल एक लाइव क्लासेस आएगी, उस लाइव क्लासेस में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की बात करेंगे, 1000 एमसीक्यू को, तो उसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली। लास्ट टाइम में आपका रिवीजन इसमें फास्ट आपका हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।